वेलकम बैक टू DSSB TGT एंड PGT इंग्लिश क्लास। सो आज मैं साहिबा विक आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्ट नंबर 13 का लेक्चर नंबर 3, जो कि टोटली होगा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे बेस्ड। तो आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज। सो किसने मेटाफर को जो है एज द फर्स्ट डिस्क्राइब किया है आउट ऑफ द 7 टाइप्स ऑफ द एम्बिग्विटीज। सो बेटा एम्बिग्विटी इज बेसिकली व्हेन द वर्ड हैज मोर देन वन मीनिंग। एम्बी मीन्स टू। द वर्ड एम्बी रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है दो, और जहाँ दो से ज़्यादा मतलब निकलते हो एक बात के उसको कहते हैं एम्बिग्विटी। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज़, यहाँ बात हो रही है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज़। ये जो वर्क है ये एक वर्क किसका है? लिटरेरी का, क्रिटिसिज्म का। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है ये एक। एंड दिस इज़ अ वर्क रिटन बाय, किसने लिखा है ये वर्क? इट इज़ अ वर्क बाय विलियम एम्सन। ये वर्क विलियम एम्सन का है। और दिस कंसेप्ट ऑफ मेटाफर इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। सो ये जो मेटाफर का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेटाफर का, इट इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है? इट इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। मेटाफिजिकल कंसीट्स है, वैसे ही ये मेटाफर है। क्वेश्चन 62, रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू द पोएटिक्स इज व्हाट। सो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून क्या है अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स? सो पोएटिक्स क्या है? पोएटिक्स इट इज अ वर्क बाय एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल का वर्क है, जिसमें वो बताता है, एक्सप्लेन करता है दैट वे ऑफ किस तरीके से आर्ट है पोइट्री को रीड करने की, उसको एक्सप्लेन करता है पोइटिक्स में। और इसी में रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून के बारे में भी बताता है। सो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू पोइटिक्स क्या होगा? आंसर विल बी पेरिपेशिया। पेरिपेशिया इज द रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। और एनएग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ, इसका मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। ये टर्म एनएग्नोसिस, दिस इज ऑल्सो द टर्म गिवन बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 63, the poet who described the poetry as an inspired mathematics is, वो कौन सा पोएट है जिसने डिस्क्राइब करा है किसको? पोएट्री को। पोएट्री को क्या बोला है? इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। यानी कि डेफिनेशन ऑफ पोएट्री जिसने दी है, क्या दी है? कि पोएट्री इज अ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। सो हु सेड? इट इज सेड बाय T.S. इलियट, G.M. हॉपकिंस, कमला दास और इजरा पाउंड। दिस इज गिवन बाय इजरा पाउंड। इजरा पाउंड ने कहा है, क्या कहा है? दैट पोएट्री इज अ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो जो मैंने अपने पिछले 1-2 लेक्चर्स थे जिनमें मैंने पहले आपको पोएट्री के बारे में पढ़ाया था, उसमें काफ़ी सारी मैंने आपको डेफिनेशंस दी थी पोएट्री की। और पोएट्री की डेफिनेशंस में से मैंने एक जो डेफिनेशन थी उसमें आपको बताया था कि इजरा पाउंड ने कहा है पोएट्री इज एन इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 64, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स दिए हैं ट्रेजेडी के। ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स जो दिए हैं, प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन एंड मेलोडी।
ठीक है, लास्ट है स्पेक्टिकल्स। तो ये सारे जो एरिस्टोटल ने एलिमेंट्स दिए हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्लॉट। फर्स्ट एलिमेंट प्लॉट है और प्लॉट को ही कहा जाता है सोल ऑफ द ट्रेजेडी। क्वेश्चन 65, a meter in which an unaccented syllable precedes the accented is called dash. So an unaccented क्या होता है बेटा? छोटी मात्रा, ठीक है, छोटी मात्रा किसको प्रिसीड करती है? बड़ी मात्रा को, एक्सेंटेड वन को। सो जब एक अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रिसीड करता है एक्सेंटेड को, यानी पहले कौन सी आई? छोटी मात्रा, और उसको फॉलो किसने किया? बड़ी मात्रा को। सो छोटी और बड़ी मात्रा इस तरीके से आए तो उसे क्या कहेंगे? ए एनापेस्थिक, बी डेक्टिलिक, सी कैटालेक्टिक और डी आयम्बिक। तो उसे कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे आयम्बिक, यानी छोटी और बड़ी मात्रा का पेयर। अब जान लेते हैं कि एनापेस्थिक क्या होता है बेटा। एनापेस्थिक होता है जब दो छोटी मात्रा हो और एक बड़ी मात्रा, यानी कि 3 सिलेबल का कॉम्बिनेशन। 3 सिलेबल है हमारे पास, क्या क्या? 2 छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा। डेक्टिलिक जब एक बड़ी मात्रा हो और 2 छोटी मात्रा पीछे हो तो वो बनेगा डेक्टिलिक। और कैटालिक्टिक जब एक लाइन में लास्ट का जो फुट है उसे लैग कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया हो, तो उसे कहेंगे कैटालेक्टिक। तो आंसर हमारा हुआ डी आयम्बिक। क्वेश्चन 66, अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन का स्टेंजा इन आयम्बिक पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी इज नोन एज। ए बी ए बी ए बी यानी कि एंड सी सी इज नोन एज 8 लाइन। सबसे पहले 8 लाइन्स पे हम अगर फोकस करें कि 8 लाइन्स का है तो 8 लाइन्स का क्या कहलाएगा? ओटावा राइमा। ओटावा राइमा इज द 8 लाइन स्टेंजा, ठीक है। और राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा, टर्जा राइमा 3 लाइन स्टेंजा, स्पेंसेरियन 9 लाइन स्टेंजा। 7. The term anagnorisis was used by the Aristotle for describing which of the following? A. The moment of discovery by the protagonist. B. The reversal of fortune by the protagonist. C. The happy resolution of the plot. Or D. The convergence of the main plot and subplot. So the answer will be A. The moment of discovery by the protagonist. So the term एनाग्नोरिसिस क्या बताती है? डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की डिस्कवरी जब कर लेता है कौन? प्रोटोगेनिस्ट कर लेता है, तो उसको कहते हैं एनाग्नोरिसिस। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम? सो किसने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी? गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनो रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? गाइनो का फीमेल, और क्रिटिसिज्म हमें पता है, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करना। तो जो हु वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जिसने ये एक्सप्रेशन यूज किया था, फीमेल क्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज एलन शॉल्ट। Question 69, imagism is associated with which of the following? A. T.S. Eliot, B. D.H. Lawrence, C. T.E. Hulme and D. I.A. Richards. So किसके साथ ये टर्म एसोसिएटेड है इमेजिज्म? सो ऑप्शन होगा, आंसर होगा C. T.E. Hume. So the next question is question 70. A foot in prosody is a basic unit of, जो एक फुट है
प्रोसोडी के अंदर वो बेसिक यूनिट किसकी है? ए राइमिंग पैटर्न की, बी लेंथ पैटर्न की, सी हाइट पैटर्न की और डी रिदमिक मेजरमेंट की. So foot is a basic unit of rhythmic measurement. Question 71. Heptameter consists of, heptameter में क्या होता है? Hepta means 7. तो 7 मेट्रिकल फिट किस में है? सी ऑप्शन में. 7 मेट्रिकल फिट. हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मेट्रिकल फिट. और अगर 5 मेट्रिकल फिट होता तो पेंटामीटर हो जाता. अगर 6 मीटर होता तो हेक्सामीटर हो जाता. अगर 8 मेट्रिकल फिट होता तो ऑक्टामीटर हो जाता. सो द ऑप्शन विल बी सी. Question 72. The term Victorian evokes the attitudes of A. Philistinism, B. Moral earnestness, C. Licentiousness and D. Transcendentalism. So ये किसको इवोक करती है टर्म? जो विक्टोरियंस थे वो विक्टोरियंस ने ये हमेशा चाहा था कि उनके राज में क्या हो, मॉरल एटीट्यूड बरकरार रहे, यानी कि मॉरल अर्नेस्टनेस बरकरार रहे. और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मॉरल अर्नेस्टनेस. और मैं ये भी बता दूं आपको कि ऑप्शन ए यानी कि फिलिस्टीनिज्म का मतलब है नैरो माइंडेडनेस. तो नैरो माइंडेडनेस, क्या उस समय विक्टोरियंस नैरो माइंडेडनेस चाहते थे? नहीं, वो तो मॉरल अर्नेस चाहते थे, यानी कि मॉरलिटी बरकरार रहे. और क्या वो लाइसेंशियसनेस चाहते थे? नहीं, लाइसेंशियसनेस होता है दुराचार. कौन सा व्यवहार? दुराचार का व्यवहार. तो दुराचार, तो ना तो वो लाइसेंशियसनेस चाहते थे, वो चाहते थे कि मॉरलिटी ग्राउंड्स पे सब चीजें चलती रहें. सो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन 73. आयम्बस इज अ मेट्रिकल फुट. आयम्बस एक मेट्रिकल फुट है जो क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्टिंग ऑफ A 2 syllables, B 3 syllables, C 4 syllables and D 5 syllables. So iambus जो है it consists of 2 syllables कंसिस्ट करता है ये, और किस किस का? छोटी और बड़ी मात्रा का 2 का पेयर होता है, और वो कहलाता है आयम्बिक या आयम्बस. The term a stream of consciousness, it is derived from the writing of which of the following? A. William Joyce, B. William James, C. Dorothy Richardson or D. Gertrude Stein. It is derived from B. William James book. William James की एक बुक थी जिससे हमने टर्म डिराइव किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक थी जिसमें इन्होंने टर्म यूज की. क्या टर्म है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. क्वेश्चन 75. द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय whom? A. फिलिप सिडनी, B. T.S. Eliot, C. जॉन ड्राइडन और D. मैथ्यू अर्नल्ड. सो बेटा डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो या फिर एसोसिएशन ऑफ, या फिर क्या हो? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो. ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स किसने दी हैं? दीज बोथ टर्म्स आर गिवन बाय टी.एस. इलियट. इन किस और दी किस में है? इन्होंने दी है अपने वर्क में, जो इनका वर्क है मेटाफिजिकल पोएट्स. टी.एस. इलियट का जो वर्क है मेटाफिजिकल पोएट्स. Question 76. An idyll is usually a poem about a
पिक्चरिस्क सिटी लाइफ, बी panoramic view of nature, C picture of industrial society and D picturesque country life. So basically ईडल जो है वो क्या है, ईडल एक प्रकार की एक इकोलॉग है, इक्लॉग है एक तरीके की। इक्लॉग क्या है, इक्लॉग क्या होता है बेटा, इक्लॉग एक पेस्टोरल पोयम होती है, पेस्टोरल पोयम को इक्लॉग कहते हैं। और पेस्टोरल पोयम को ही हम यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहेंगे, डी कंट्री लाइफ से रिलेटेड पोयम। क्यों, क्योंकि कंट्री लाइफ भी पेस्टोरल लाइफ ही होती है, यानी गांव की जिंदगी, पेस्टोरल जिंदगी, ठीक है। और ये दोनों जो टर्म्स है ईडल और इकोलॉग, ये दोनों ही टर्म्स दिए हैं किसने, थियोक्राइटस ने ये टर्म दिए हैं दोनों ही। क्वेश्चन 77, द टर्म थिएटर ऑफ क्रूएलिटी वॉज कॉइन्ड बाय, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी ये टर्म किसने दिया बेटा, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय ए रॉबर्ट ब्रूस्टीन, बी एंटोनिन आर्टोट, सी ऑगस्टो बॉल or Francis Bacon. Who gave this term? It is given by B. Antonin Artaud. Next question. Inversion is the change in the word order for creating rhetorical effect. So जो inversion है, it is the change. Change किस में है, word order for creating rhetorical effect. That, for example, this book I like, another term for inversion is A hyperlage, B hyperbaton, C hubris और D haiku. बताइए बेटा, आंसर इज B hyperbaton. जो शब्द है उसको उल्टा करके लिख दिया जाता है, जैसे लिखना क्या था, I like this book, और लिख क्या दिया, I book this book I like. So शब्दों को जब उल्टा करके लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रिटोरिकल इफेक्ट दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरबैटन. क्वेश्चन 79, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, किसमें आता है ये वर्ड, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. ये टर्म दिया है बेटा एस.टी. कॉलरिज ने, और ये दिया किसमें है उन्होंने टर्म, अपने वर्क में बायोग्राफी लिटरेरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ की स्टेटमेंट. ए फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म और डीकंस्ट्रक्शन. ये देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये कहाँ से लिया गया है, इट इज टेकन फ्रॉम डीकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन किसका वर्क था, जैक्स डेरिडा का वर्क है. इट इज अ वर्क ऑफ जैक्स डेरिडा. Question 81, English iambic pentameter was brought to its first maturity. English iambic pentameter जो है बेटा वो अपनी पहली मेच्योरिटी पे कब आया था, कौन से मतलब किस फॉर्म में आया था. ए सोनेट के फॉर्म में, बी एलिजी के फॉर्म में, सी ड्रामा की फॉर्म में, या डी लिरिक की फॉर्म में. बताइए. सो आयम्बिक पेंटामीटर, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर सबसे पहले आया था सोनेट की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म इंटरनेशनल नहीं होगा, ये होगा इंटेंशनल. द टर्म इंटेंशनल फेलिसी, द टर्म इंटेंशनल फेलिसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय whom, किसने यूज किया ये टर्म. ए
विलियम एम्सन ने, बी नॉर्थरॉप फ्राई ने, सी विलिक एंड वॉरेन और डी विमसेट एंड बर्ड्सले ने. सो दिस टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज गिवन बाय विमसेट एंड Beardsley. Question 83. A Shakespearean sonnet has the following rhyme scheme. Shakespearean sonnet में कौन सी rhyme scheme है? इसमें 3 quatrains होते हैं बेटा और 2 couplet होते हैं, यानी कि लास्ट में couplet होगा एक सेम. सो इसकी राइमिंग क्या होती है? ए बी ए बी, सी डी ई एफ 3 quatrains एंड लास्ट में एक कपलेट. ए बी सी डी ई एफ. क्वेश्चन 84. द टर्म कर्टल सोनेट वॉज क्वाइंड बाय. बेटा कर्टल सोनेट होता है जिसमें 10.5 लाइन्स होती है. 10.5 यानी कि 11 मान लेते हैं हम, 11 लाइन्स होती है सोनेट में. और ये टर्म जो है कर्टल सोनेट, ये क्वाइन किसने किया है? It is coined by G.M. Hopkins, and G.M. Hopkins ने एक और टर्म दी है, that is sprung rhythm. Question number 85. Eliot used the term objective correlativeness in his essay. T.S. Eliot ने एक टर्म यूज की है, उस टर्म का नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवनेस और उसने अपने एसे में वो टर्म यूज की है. किस एसे में यूज की है ये टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवनेस? ही यूज्ड इन हिज फेमस एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिस पे ही टी.एस. इलियट ने कहा कि हैमलेट जो है, हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर. हैमलेट जो है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है और मैकबेथ जो है एक आर्टिस्टिक सक्सेस है, क्योंकि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिवनेस की कमी है और मैकबेथ में आर्टिस्टिक कोरिलेटिवनेस है, इसलिए मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस. आर्टिस्टिक सक्सेस है. Question 86. The term comedy of menace is associated with the early plays of whom? Arnold Wesker, B. John Erdon, C. Harold Pinter और D. David Hare. So comedy of menace किसका वर्क है? Is associated with the Harold Pinter और Harold Pinter का इनका बेस्ट वर्क कॉमेडी ऑफ मेनेस पे बेस्ड कौन सा है? बर्थडे पार्टी. नेक्स्ट है एपिलॉग इज व्हाट? एपिलॉग इनमें से क्या है? ए प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस, सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, सी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक. A piece of writing or speech that bears no relation to the text. So, epilogue is a suffixed part of a text जो कि लास्ट में दिया जाता है. एपिलॉग होता है जो हर टेक्स्ट के खत्म होने के बाद सफिक्स्ड किया जाता है. सफिक्स मीन्स लास्ट में उसको अटैच किया जाता है. सो आंसर इज बी. इट इज द लास्ट पार्ट, लास्ट में अटैच किया जाता है. और जो प्रीफिक्स जो होता है, जो पहले अटैच होता है किसी भी टेक्स्ट के, तो उसे कहा जाता है प्रोलॉग. उसे कहा जाता है प्रोलॉग या फिर एपीग्राफ. व्हाट इज अ मॉक हीरोइक पोएम? मॉक हीरोइक पोएम कौन सी है, क्या होती है? सो दैट मॉक्स एट हीरोइक pretensions in poets and critics, that mocks heroism and exaggerated virtue in all epics, that uses a heroic style to deride airs and affections, that uses a mocking style to deride heroes and hero worship.
So answer is C, that uses a heroic style to deride airs and affections. Question 89. Lexis refers to, Lexis क्या होता है? Lexis means what? The history of words, the study of selection words, the selection of words, or those having meaning and grammatical functions. So it is D. Lexis refers to those having meanings and grammatical functions. Question 90. A curtal sonnet consists of, curtal sonnet होता है जो 10.5 lines का होता है, तो हम उसको काउंट कर लेते हैं 11 lines. So it is a 11 line sonnet by GM, and it is this term curtal sonnet, it is given by GM Hopkins ने ये term दी है. So thank you for joining us today, and you can see us on Telegram channel, that is A1 English 360 degree, or YouTube channel, Facebook and Instagram.